नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। खबरों की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बता दें, आगामी 2022 के विधानसभा चुनावों की तैयारियों में जुटी भारतीय जनता पार्टी अपनी मीडिया टीम को मजबूती देने की कवायद में लगी हुई है। प्रदेश मुख्यालय पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें विपक्ष के हमलों का जवाब देने और सरकार की योजनाओं को आम जनता तक मूलतः पहुंचाने के लिहाज से यूपी भाजपा मीडिया कार्यशाला में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, बीजेपी के प्रदेश संगठन महामंत्री सुनील बंसल, राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा, राज्यसभा सांसद और प्रवक्ता जफर इस्लाम समेत तमाम नेता शामिल हुए हैं। इस दौरान यूपी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी मौजूद रहे। भाजपा मीडिया कार्यशाला के समापन सत्र में सीएम योगी ने मीडिया प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए कहा, आपका लक्ष्य मिशन 2022 होना चाहिए। सरकार की योजनाएं आपके माध्यम से ही जन जन तक सही तरीके से पहुंच सकती हैं। सीएम योगी ने कहा, अक्सर ऐसा होता है कि हम लोग प्रभावी ढंग से अपनी बात को रख नहीं पाते, लेकिन ये कला बेहद जरूरी है। ये जो सपा बसपा कांग्रेस की तिकड़ी है, जिनको जो गरीबों का हक है, जो किसानों का हक है, जो मजदूरों का हक है, जो बुजुर्गों का हक है, जो नौजवानों का हक है, जो माताओं बहनों का हक है, उसमें भी कैसे भ्रष्टाचार किया जाए, कैसे दलाली किया जाए, यह जिनका चरित्र रहा है वह हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं। जो किसान आंदोलन उत्तर प्रदेश के अंदर करने या देश के अंदर करने का इन्होंने काम किया है, मैं खुले मंच से ये कहना चाहता हूं, यह किसान आंदोलन नहीं, ये चुनाव आंदोलन है। ये किसान पंचायत नहीं है, ये चुनाव पंचायत है। इसके पीछे सपा बसपा कांग्रेस के लोग जुड़ते हैं। प्रदेश के डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा अलीगढ़ पहुंचे और इस दौरान डिप्टी सीएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का कुछ जमीन राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने 100 साल के लिए अपनी लीज पर दिया था, लेकिन एएमयू ने राजा के नाम पर कुछ नहीं किया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजा महेंद्र सिंह को सम्मान देने का काम किया है। उनके नाम पर इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी बनने जा रही है। बस्ती जिले के बहादुरगढ़ ब्लॉक पर प्रबुद्ध सम्मेलन का आयोजन हुआ है, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह प्रतिभाग करते नजर आए। और इस दौरान जय प्रताप सिंह ने कहा, प्रबुद्ध सम्मेलन पार्टी की योजना के तहत आयोजित किया जा रहा है, जिसमें समाज के अलग अलग प्रबुद्ध वर्गों को आमंत्रित किया गया है। लोगों को योजनाओं की जानकारी दी जा रही है, ताकि सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं आम लोगों तक सीधे तौर पर पहुंच सके। प्रबुद्ध सम्मेलन हमारे योजना अंतर्गत, पार्टी की योजना अंतर्गत सभी 403 विधानसभा क्षेत्र में किया जा रहा है। और इसका मेन उद्देश्य ये है कि जितने भी प्रबुद्ध वर्ग के लोग हैं, जो हमारे बीच में रहते हैं, हमारे समाज में रहते हैं, वो अपने आप में ही एक कीर्तिमान स्थापित कर चुके हैं। रायबरेली का आधुनिक रेल पहिया कारखाना अक्टूबर अंत तक उत्पादन शुरू कर देगा, ये कहना है केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री फग्गन सिंह का। फग्गन सिंह कुलस्ते का ये कहना था। रायबरेली में रेल पहिया कारखाना का निरीक्षण करने पहुंचे फग्गन सिंह कुलस्ते ने कहा कि पहिया उत्पादन के लगभग सभी ट्रायल पूरे हो चुके हैं और जल्द ही 1 लाख सालाना की दर से पहियों का उत्पादन शुरू हो जाएगा। आपको बता दें कि रायबरेली का आधुनिक रेल पहिया कारखाना देश का इकलौता कारखाना है, जहां पर फोर्स्ड विधि से पहियों का उत्पादन किया जाता है। रायबरेली के आधुनिक रेल पहिया कारखाने में तैयार व्हील्स 300 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार को झेल सकते हैं और गति को सपोर्ट भी करते हैं। लालगंज रायबरेली विशेषकर उससे व्हील प्लांट के अवलोकन की दृष्टि से मेरा आज आना हुआ है। अभी हम इसको बहुत जल्दी कमीशनिंग करने वाले हैं। अभी टेस्टिंग में ये काम चल रहा है और विशेषकर देश का ये पहला हमारा व्हील प्लांट होगा। फतेहपुर में आज निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने कार्यकर्ता सम्मेलन में हिस्सा लिया और इस दौरान उन्होंने समाजवादी पार्टी पर बड़ा हमला करते हुए कहा, चुनाव के वक्त ही सपा को फूलन देवी की याद आ रही है, अभी से पहले इनको याद नहीं आई। निषाद समझ चुके हैं कि उनको 70 सालों से केवल ठगा जा रहा है।
निषाद पार्टी ने आगामी विधानसभा चुनाव बीजेपी गठबंधन के साथ लड़ने का अहम फैसला किया है और सीएम योगी आदित्यनाथ जी की अगुवाई में दोबारा प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनेगी, ये कहना था संजय निषाद का। समाजवादी पार्टी का तो नाम लेते हमें जुबान खराब लगता है, क्योंकि 30 सालों तक उनकी सत्ता रही, 5 बार मुख्यमंत्री बनाया। फूलन देवी ने इसे अंगुली हिलाकर मुख्यमंत्री बनाया था 2 बार। फूलन देवी की हत्या हो गई, सीबीआई जांच हुआ, उसका धन कब्जा करने वाला विधायक उनके संरक्षण में पलता, उसका धन तो अरबों रुपया था, आना चाहिए ना। बहन फूलन देवी का जो धन था अरबों रुपया, वो फूलन देवी को मांग मिलना चाहिए ना। वो भूखों मर रही है तो सपा क्या कर रही है? मैं कह रहा हूँ समाजवादी पार्टी की दोष है ना कि आज के दिन में फूलन देवी की जब उनकी सांसद थी, उनका धन सुरक्षित करके उनकी मां को वापस करना चाहिए। बाराबंकी के नगर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले आलापुर में स्थित जमीन से जुड़े मामले में अदालत ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत की अवमानना मामले में कोर्ट ने नायब तहसीलदार और कोतवाल को ही जेल भेज दिया। दरअसल जमीन के पूरे मामले में कोर्ट ने स्टे के बावजूद पुलिस प्रशासन पर निर्माण को गिरवा दिया था, जिसके बाद पीड़ित पक्ष की शिकायत पर कोर्ट ने इनको ये सजा सुनाई है। कोर्ट ने नगर कोतवाल अमर सिंह को 3 दिन के लिए जेल भेजा है, जबकि नायब तहसीलदार केशव प्रसाद को 1 महीने की सजा सुनाई गई। किसी पार्टी के कार्यकर्ता और सभी पदाधिकारी ही पार्टी की रीढ़ होते हैं। सभी बूथ प्रभारी और सेक्टर प्रभारी मजबूती और ईमानदारी से काम करें तो पार्टी जीत सकती है और जीत उसकी तय भी होती है। आपको बता दें कि गोसाईगंज विधानसभा के पूर्व विधायक अभय सिंह ने खजूरहट बूथ में सेक्टर प्रभारी के स्वागत समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया था, जिसमें अभय सिंह ने कहा कि 2022 में सपा को पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है। तो वहीं उन्होंने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि भाजपा जुमलेबाज और भारत जलाऊ पार्टी है, ये जाति और धर्म के नाम पर जनता को बांटा करती है, फूट डालो बहकावे से वोट लेती है। तो वहीं उन्होंने कहा कि बीजेपी का विकास से कोई वास्ता नहीं, जनता, किसान, नौजवान, गरीब, छात्र सब बीजेपी की सरकार से ऊब चुके हैं। नमस्कार, मैं हूं बीएस लाठी और आप देख रहे हैं जनता टीवी। मैं अयोध्या से हूं। इस समय हमारे साथ समाजवादी पार्टी के अभय सिंह हैं, पूर्व विधायक। अभय सिंह के बारे में हम लोग जानना चाहते हैं और हर कोई जानना चाहता है। विरोधी तमाम तरीके से अभय सिंह के बारे में कोई माफिया कहता है, कोई बाहुबली कहता है, पर अभय सिंह जनता के इतने करीबी हैं और जनता के बीच में है, क्योंकि अगर इसी कड़ी में अगर बात की जाए तो हर पंचायत चुनाव अपनी अपनी गोट, जो विधानसभा चुनाव है, सब गोट बिछाना शुरू कर दिए हैं। इसी कड़ी में समाजवादी पार्टी के जो पूर्व विधायक हैं अभय सिंह, वो अपना बूथ और कमेटी कितनी मजबूत है, इसी की जांच पड़ताल के लिए हम उन्हीं से बात करेंगे। विधायक जी, किस तरह से कार्यक्रम किया जा रहा है आज? माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी श्री अखिलेश यादव जी के निर्देश पे हम लोग हर बूथों को जा रहे हैं। बूथों को सेक्टर में बांटा हुआ है, सेक्टर में, और उन सेक्टरों की बैठक करके हम लोग सारे बूथों कमेटी पे सारे जात वर्ग धर्म का प्रतिनिधित्व है कि नहीं वो देख रहे हैं। सब हमारी कमेटियां वर्क कर रही नहीं कर रही इसको देख रहे हैं। गांव में क्या समस्याएं, गांव में क्या अत्याचार समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पे हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी के लोगों के द्वारा ये भी देखा जा रहा है। और इसके अतिरिक्त हम लोग वोट बढ़वाने का भी काम कर रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी बहुत बुरी तरीके से हताश और निराश है। वो सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके वो वोट काटने का काम कर रही है, जिसपे हम अपने कार्यकर्ताओं को सजग भी कर रहे हैं कि अपने वोटों को बढ़ाएं, अपने वोटों को जोड़ें और आगे चलें। विधायक जी, जिस तरह से बताया जा रहा है, बीजेपी कह रही है कि हमने इतना काम किया, ये प्रदेश में कोरोना काल रहा, पूरे देश में कोविड रहा, इधर चाहे वो फिरोजाबाद की अगर बात की जाए, तमाम डेंगू का तमाम बच्चे मर गए। इसमें समाजवादी पार्टी इस चीज को बताने में और शासन प्रशासन तक बताने में कितना कामयाब है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी झूठों की पार्टी है और लोग भारतीय जनता पार्टी कहते हैं, लेकिन हम लोग तो उसके आचरण के साथ उसको कहते हैं भारत जलाओ पार्टी, भारत जलाने वाली पार्टी है वो। जिस तरीके से झूठे और मक्कार लोग उसमें भरे हुए हैं, जनता गुमराह करते हैं। कोविड काल रहा, लोग ऑक्सीजन के अभाव मर गए। अभी लोकसभा में जब क्वेश्चन उठा, राज्यसभा में क्वेश्चन उठा, विपक्ष ने उठाया तो उन्होंने लिख करके दिया कि ऑक्सीजन के अभाव से कोई मरा ही नहीं। कितना बड़ा झूठ है, देश जनता के साथ कितना बड़ा धोखा है। डेंगू से कितने लोग मर रहे हैं, बुखार से कितने लोग मर रहे हैं, किसी को ना दवा नहीं मिल रही है, ना कुछ नहीं मिल रही है। इस समय समाज का हर तबका परेशान है, ना दवाई है ना पढ़ाई है। आज जो भारतीय जनता पार्टी सरकार की नीतियां हैं, वो चाहती हैं कि उत्तर प्रदेश के मजदूर और किसान का बच्चा मजदूर ही रह जाए, वो कलेक्टर और कमिश्नर और इंजीनियर डॉक्टर ना बनने पावे। वो बिल्कुल प्रदेश को बिल्कुल पता नहीं गर्त में ले जा रही हैं। प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए भारतीय जनता पार्टी को हटाना पड़ेगा और सिर्फ एक रास्ता,
एक ही नारा, सिर्फ अखिलेश, सिर्फ अखिलेश। 5 साल हो गया कि सरकार ने गन्ने के दाम भी नहीं बढ़ाएंगे, तो क्या समाजवादी पार्टी किसानों के लिए उग्र आंदोलन करेगी? भारतीय जनता पार्टी सिर्फ झूठ बोलती है, लोगों को गुमराह करती है, षड्यंत्र करती है। समाजवादी पार्टी ने जो किसानों के लिए किया उस देश में किसने नहीं किया। या तो चौधरी चरण सिंह जी ने किया था आजादी के बाद, या फिर मुलायम सिंह यादव समाजवादी पार्टी ने किया, अखिलेश यादव जी ने किया है। गन्ने का मूल्य क्या चल रहा है? किसानों का गेहूं और धान कुछ बिक नहीं रहा, सब बिचौलिए खरीद ले रहे हैं। खाद का दाम बढ़ा दिया, बोरी हल्की कर दिया, 5 किलो कम कर दिया। बीज का दाम बढ़ा दिया, सिंचाई महंगी हो गई, बिजली का बिल महंगा हो गया। किसान तो मर रहा है आज की तारीख में। किसानों को भी खाने का काम कर रही भारतीय जनता पार्टी। समाजवादी पार्टी किसानों के हर हक के लिए, हर हित के लिए लगातार लड़ रही है, संघर्ष कर रही है और लगातार राष्ट्रीय अध्यक्ष का निर्देश आ रहा है। हम लोग धरना करते हैं, प्रदर्शन करते हैं, लोकतांत्रिक भारत में शांति से अपनी बातों कहने का पूरा प्रयास करते हैं। पर बीजेपी तो कह रही है कि समाजवादी पार्टी फिर पुराने ढर्रे पा गए, जितने माफिया थे, बाहुबली थे, उनके ऊपर जबर जो केस हैं उन्हीं को समाजवादी पार्टी फिर टिकट दे रही है। मायावती ने आज एक कह दिया कि हम मुख्तार अंसारी को टिकट नहीं तो वहाँ राजभर को टिकट देंगे। तो क्या आपको नहीं लगता कि बीजेपी गेम करेगी बसपा का? भारतीय जनता पार्टी में गोंडा से लेकर, चंदौली से लेकर के, बनारस से लेकर के कितने बड़े बड़े गुंडे और अपराधी बैठे हुए हैं, मौज कर रहे हैं, उनकी चर्चा नहीं हो रही, समाजवादी पार्टी की चर्चा हो रही है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने किसी भी ऐसे आदमी को न मदद की है, न समर्थन दिया है, जिसके बारे में संतुष्ट हो गए, मुतमईन हो गए, अपराधी नहीं है, परिस्थितियों का मारा हुआ है। बहुत से लोग हैं इस भारतीय जनता पार्टी सरकार ने फर्जी मुकदमे लगा बंद कर दिए जा रहे हैं, उनको भी आप अपराधी मानेंगे? बहुत से पत्रकारों को बंद कर दिया गया, गैंगस्टर लगा दिया, क्या वो भी अपराधी हो गए? क्या पत्रकार भी अपराधी हो गए? बताइए आप। पत्रकारों को बंद किया, नोएडा से लेकर लखनऊ तक हर जगह बंद कर रहे हैं, मुकदमा कायम कर रहे हैं। ये भी किसी भी चीज की परिभाषा अपने हिसाब से परिभाषित करके देश की जनता को मूर्ख बनाना चाहते हैं, उसकी सही परिभाषा की जाएगी। पर विधायक जी, अब तो लग रहा है विकास पे चुनाव नहीं होंगे, अब तो चुनाव धर्म और मजाक के नाम पे होंगे। जो उनका धर्म का फार्मूला था और राष्ट्रवाद का फर्जी तड़का था, उसको जनता समझ चुकी है कि धर्म के नाम पे लोगों को गुमराह करते हैं। कौन सा काम धर्म के लिए एक्स्ट्रा कर दे रहे हैं, अपनी तरफ से कर दे रहे हैं? कुछ कर रहे हैं? पूरे देश के लोगों से चंदा ले रहे हैं, जिसमें हर जात वर्ग धर्म के लोग चंदा दे रहे हैं। ये भी नहीं जो उनके बड़े बड़े उद्योगपति हैं, जिनको हजारों करोड़ और लाखों करोड़ उन्होंने कमाया है, वही ले आकर पैसा देके बनवा दें। ये तो गुमराह कर रही भारतीय जनता पार्टी और कुछ नहीं कर रही है। ये थे हमारे साथ विधायक अभय सिंह, जिन्होंने हर सवालों का जवाब दिया। वीडियो पर्सन ब्रिजेश के साथ BS राठी, जनता टीवी, अयोध्या। तो वहीं भारतीय किसान यूनियन कार्यकर्ताओं ने आवास विकास स्थित बिजली घर का घेराव कर दिया, जिसमें आपको बता दें कि किसान नेता दिगंबर सिंह ने बिजली विभाग अधिकारियों पर घूसखोरी और समय रहते समस्याओं का निस्तारण नहीं करने की बात कही है। आपको बता दें कि मामला जनपद बिजनौर के आवास विकास स्थित बिजली घर का, जहां पर भारतीय किसान यूनियन कार्यकर्ताओं और नेताओं की ओर से लगातार बढ़ रही घूसखोरी के खिलाफ धरना प्रदर्शन हुआ है। भारतीय किसान यूनियन नेता दिगंबर सिंह ने बताया कि पिछले 6 महीने की समस्याओं का अभी तक निस्तारण नहीं हुआ है। अधिकारी सोकर जागना नहीं चाहते हैं और जनता हल्कान है। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात होगी देवभूमि की। देहरादून में सीएम आवास स्थित कैंप कार्यालय में उच्च स्तरीय बैठक आयोजित हुई है। सीएम धामी की अध्यक्षता में सैन्य धाम को लेकर बैठक हुई। बैठक के बाद सीएम धामी ने कहा, सैन्य धाम के निर्माण के लिए कार्यों की चरणबद्ध कार्य योजना बनाई जाएगी। सैन्य धाम भव्य और दिव्य बनाया जाएगा। अन्य राज्यों में बने शहीद स्मारकों का भी भ्रमण किया जाएगा। देवस्थानम बोर्ड को लेकर मुख्यमंत्री और पुरोहितों की वार्ता हुई, लेकिन विरोध खत्म नहीं हुआ। एक तरफ सरकार तीर्थ पुरोहितों को मनाने में जुटी हुई है, तो दूसरी तरफ पुरोहित देशव्यापी आंदोलन की चेतावनी दे रहे हैं। अब सरकार संत समाज को मनाने में कामयाब होती है या फिर लड़ाई आर पार की होगी, इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। देवस्थानम बोर्ड के विरोध में केदारनाथ में तीर्थ पुरोहित समाज का क्रमिक अनशन 28वें दिन सोमवार को भी जारी रहा।
केदारनाथ धाम में अभी भी तीर्थ पुरोहित बोर्ड भंग करने के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। हिंदू मंदिरों का अधिकरण बंद करो, बंद करो, बंद करो। भारत के हिंदू मंदिरों का अधिकरण बंद करो, बंद करो, बंद करो। भारत के हिंदू मंदिरों का अधिकरण बंद करो, बंद करो, बंद करो। पुरोहितों का कहना है कि मुख्यमंत्री से वार्ता के बाद 13 सितंबर को जिला मुख्यालय रुद्रप्रयाग में प्रस्तावित प्रदर्शन स्थगित कर दिया गया है, लेकिन बोर्ड भंग होने तक केदारनाथ में क्रमिक अनशन जारी रहेगा। पुरोहितों का कहना है कि सरकार मामले में त्वरित कार्रवाई नहीं करती तो दोबारा उग्र आंदोलन की रणनीति तैयार की जाएगी। देवस्थानम बोर्ड के विरोध में धरना प्रदर्शन जारी है। हमारी आपसे आशा थी कि केदारनाथ का चौमुखी विकास हो, परंतु पौराणिक समय से चली आ रही परंपराओं के साथ खिलवाड़ कर तीर्थ पुरोहितों के हकूकों के साथ जबरदस्ती खिलवाड़ किया जा रहा है, जो न्यायोचित नहीं है। अतः महोदय से निवेदन है, सदियों से चली आ रही परंपराओं को बहाल कर देवस्थानम बोर्ड को पूर्ण रूप से भंग कर दिया जाए। ओम नमः शिवाय। चारों धामों की मीटिंग आज मुख्यमंत्री जी के उसमें बुलाई थी और जिसके उसमें एक सकारात्मक माहौल में सब बातचीत हुई और इस माहौल में, इस बातचीत में जो सामने निकल कर आया उसमें मुख्यमंत्री जी ने साफ कहा है कि 30 अक्टूबर तक का समय हम सबको दिया गया है कि इस अवधि तक इस पूरे मामले को कहीं न कहीं सुलझा दिया जाएगा। 2 दिन पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से सीएम आवास में चारधाम तीर्थ पुरोहित हक हकूकधारी महापंचायत समिति के प्रतिनिधि मंडल ने मिलकर बातचीत की थी। वार्ता के बाद चारधाम तीर्थ पुरोहित हक हकूकधारी महापंचायत समिति ने 30 अक्टूबर तक धरना प्रदर्शन और आंदोलन को स्थगित करने की बात कही थी। जब तक मामला 30 तारीख तक, जैसे कि मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि भाई इस मामले तक हम उस मामले को निपटा देंगे, तब तक हम सब लोगों ने ये तय किया मिल बात सब चारों धामों के लोगों ने कि हम तब अपना सारा आंदोलन स्थगित रखेंगे। उसके बाद जैसा माहौल, जैसा मामला आएगा, जैसा आउटकम निकल कर सामने आएगा सरकार की तरफ से, उसके हिसाब से तब तय कर लेंगे क्या करना है आगे। 30 दिन की मोहलत दी है हम लोगों ने। 30 दिन के अंदर अगर ये लोग नहीं मानते हैं, नहीं रद्द करते हैं, तो फिर हरिद्वार से आंदोलन शुरू होगा और पूरे प्रदेश में होगा और प्रदेश से शुरू होते होते वो पूरे देश भर में आंदोलन किया जाएगा। चार धामों के तीर्थ पुरोहित और युवा साधु समाज की देवस्थानम बोर्ड को लेकर अखिल भारतीय युवा साधु समाज ने हरिद्वार चेतन ज्योति आश्रम में एक अहम बैठक की। बैठक में निर्णय लिया गया कि अगर सरकार चारधाम देवस्थानम बोर्ड प्रबंधन विधेयक को 30 अक्टूबर तक सरकार वापस नहीं लेती है तो संतों की अगुवाई में देवस्थानम बोर्ड के विरोध में देश भर में व्यापक आंदोलन किया जाएगा। देवस्थानम बोर्ड पर अगर विरोध हो रहा है तो इसको समझाने का प्रयास करें, सबके साथ बैठा लें। हम लोग, चूंकि मैं संगठन में उस समय था, कोशिश भी हुई लेकिन वो सहमतियां नहीं बन पाई। लेकिन अब एक आयोग बन गया है तो आयोग के बाद मेरा मत वही मत होगा जो आयोग मत देगा। चाहते हैं कि चारधाम यात्रा भी चले, उसको लेकर हमने माननीय उच्च न्यायालय में जो याचिका दायर की थी उसको भी वो वापस ले लिया है और अब हाईकोर्ट में उसकी सुनवाई होनी है। हमारा प्रयास है कि चारधाम यात्रा भी शुरू हो और हमारे जो देवस्थानम को लेकर जो बात है उस पर भी जो है क्लियरिटी आनी चाहिए, उसके लिए हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने तो ये भी कहा था कि उत्तराखंड के चार धाम देश दुनिया के लिए आस्था के प्रमुख केंद्र हैं। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। हमारे साथ धनंजय ढोंडियाल जुड़े हुए हैं। धनंजय, विरोधाभास देखने को मिल रहा है। कल मीटिंग होती है सीएम के साथ में, शनिवार को माफ कीजिएगा मीटिंग होती है, जिसमें तमाम जो तीर्थ पुरोहित, हक हकूकधारी, पंचायत सदस्य, महापंचायत सदस्य जुटे। उन्होंने कहा 30 दिन की मोहलत देते हैं और अगर 30 दिनों में मामला सॉल्व नहीं होता तो वापस से हम देशव्यापी आंदोलन करेंगे। लेकिन केदारनाथ के अंदर आज फिर से आंदोलन हो रहा है। देखिए पूजा, एक कह सकते हैं जिससे लगातार मुख्यमंत्री चाह रहे, क्योंकि कल भी मुख्यमंत्री जो है जो तीर्थ पुरोहित हैं, पंडित समाज उनके साथ बैठक की है हरिद्वार के अंदर। और उसके बाद अब लगातार जो चार धाम में आते हुए देवस्थानम बोर्ड की बात करें, देवस्थानम बोर्ड को लेकर बैठक हुई है कि देवस्थानम बोर्ड को जो है रद्द किया जाए, क्योंकि लगातार ये मांग उठ रही है। रात में काफी लंबे समय से मांग उठ रही है
ये उसके बाद मुख्यमंत्री ने उनको कहा था, उसके बाद मुख्यमंत्री कहने के बाद भी उन्होंने कहा था, कल ही उन्होंने कहा है कि हम इसको रद्द कर दें, लेकिन उसको लगातार जो तीर्थ पुरोहित हैं या पंडा समाज लगातार इसका विरोध कर रहे हैं। और खासकर जो राजधानी देहरादून की बात करें, इसको लेकर जो है राजधानी देहरादून में कई ऐसे जगह हैं, ऐसी कई जगह हैं जहाँ पर जो आम आदमी पार्टी हो या वो तमाम विपक्षी दल हो, वो लगातार सरकार पर है, जो है लगातार सरकार पर अपना निशाना साधने का काम कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि हो सकती, क्योंकि देखिए चार धाम यात्रा की बात करते हैं, चार धाम यात्रा का मात्र 2 महीने का समय, 1.5 महीने का समय है चार धाम यात्रा पे। ऐसे में कह सकते हैं कि सरकार लगातार चाहती है कि किस तरह हम पंडा समाज को हम मनाएं या हम देवस्थान बोर्ड को रद्द करें। देवस्थान बोर्ड को रद्द करने को लेकर जो है लगातार सीएम जो खुद जो मुख्यमंत्री है उत्तराखंड के पुष्कर सिंह धामी, वो लगातार कह रहे हैं कि लेकिन यहाँ पर जो महापंचायत के सदस्य हैं धनंजय, वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि केदारनाथ के जो पंडा पुरोहित हैं, यहाँ का हकूकदारी हैं, उनके अपने कुछ मसले हैं जिनको लेकर के वो सरकार से बातों को क्लियर करना चाहते हैं। यही वजह है कि वो धरने को भी ब्रेक नहीं कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि उनके साथ भी अलग से टेबल टॉक हो। देखिए, जिस तरह से कल महापंचायत हुई है उसमें जो हकूकधारी है उनका ये कहना है कि हमारा जो दल था वहाँ नहीं पहुंचा है, और मुख्यमंत्री के आगे जाकर जो है हम जो हमारा दल था दल ने पूरी अपनी जो बात होनी थी वो बात पूरी नहीं कर पाए। तो इसको लेकर कहने गए ये कह सकते हैं कि पंडा समाज या चार धाम की बात करिए, देवस्थान बोर्ड की बात करिए या महापंचायत की बात करें, तो कहीं ना कहीं जो बात होनी चाहिए थी वो बात नहीं हो पाई है। ठीक है, बहुत शुक्रिया धनंजय हमारे साथ जुड़ने के लिए, हम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। तो आपने देखा, समझा और जाना किस तरीके से अभी तमाम ऐसे कई और भी मुद्दे हैं, स्थानीय मुद्दे जो अलग अलग चार धामों से जुड़े हुए हैं, उनका रिजॉल्व होना भी बाकी है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। रुद्रप्रयाग में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से बछड़ियासू पट्टी के साथ ही खिरसू पर्यटक स्थल को जोड़ने वाला खाकरा और खोड़ाखाल खिरसू मोटर मार्ग का 30 मीटर हिस्सा ध्वस्त हो चुका है। आपको बता दें कि लगातार हो रही तेज बारिश के चलते क्षेत्र से जुड़े 2 दर्जन गांवों का संपर्क जिला मुख्यालय से कट चुका है। भारी बारिश से जो तमाम पट्टी के क्षेत्र हैं उनको भारी नुकसान पहुंचा है। खाकरा खोड़ाखाल मोटर मार्ग कंडई में ध्वस्त होने से दर्जनों गांव की आवाजाही 2 दिनों से बाधित पड़ी हुई है। ग्रामीण क्षेत्रों में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति ठप हो गई है। लगातार बारिश होने की वजह से परेशानियां भी बढ़ती जा रही हैं और ग्रामीण जनता डर के साए में जीवन व्यतीत कर रही है। जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत, अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल रखें। नमस्कार।